नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल था इंडिपेंडेंस डे, तो उसकी भी आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप ए बी सी की पोस्ट के बारे में। ठीक है, परमानेंट आपकी ये पोस्ट है और ये पोस्ट आपकी आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर है। बाकी बात करेंगे इन पोस्ट रिलेटेड एलिजिबिलिटी की कि आपकी इसमें एज लिमिट क्या होगी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो वो हम चेक करने वाले हैं क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस आपकी क्या होगी और आपको कब तक इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया है, और जो है अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, किस तरीके से करना है वो देखेंगे। और साथ में क्या देखेंगे कि इसमें आपकी जो आपका प्रमोशन है ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी गई है प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये CCRAS है क्या। तो ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, और हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने बताया आपका दिल्ली में है। बात करें आगे तो इसमें पहले ही प्रमोशन के बारे में कुछ बताया गया है। तो देयर इज़ एन अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस बेस्ड टाइम बाउंड इन सीटू प्रमोशन स्कीम फॉर ग्रुप ए मेडिकल एंड नॉन मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ दिस काउंसिल बिसाइड वैकेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस। फिर अदर BNC मतलब ग्रुप BNC आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन एंड MACP बेनिफिट्स। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसके बेस पर आपको क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, जितना अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें क्या मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो स्टार्टिंग डेट आपकी जो है एप्लीकेशन की और फीस पेमेंट की वो है 1 अगस्त 2025। क्लोजिंग डेट आपकी है 31 अगस्त 2025। जो मॉडिफिकेशन के लिए आपकी ये विंडो ओपन होगी वो 3 सितंबर को होगी और एंड जो होगा आपकी मॉडिफिकेशन विंडो का वो 5 सितंबर से होगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और नेट बैंकिंग UPI या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपको फीस भरनी है। ठीक है, और ठीक है, इतना अब हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब आपकी एज आपकी जो डिटेल की बात करेंगे, पोस्ट की, पे की बात करेंगे, ग्रेड की बात करेंगे, वैकेंसी की बात करेंगे कि किस ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि किन पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो सबसे पहले ग्रुप ए की पोस्ट पर बात करते हैं। इसके अंडर है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी, ग्रुप ए की पोजीशन है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 10 है लेवल इसका, और पे बैंड आपका 3 है। और इसमें आपकी जो रुपीज़ रहेगा पे बैंड में वो रहेगा 15,600 से 39,100 तक, प्लस ग्रेड पे आपको 5400 रहने वाला है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी और NPA भी आपको मिलेगा वेयर एवर एप्लीकेबल। फिर एक इसमें अनरिजर्व के अंडर ही पोस्ट है और 40 साल इसकी एज लिमिट है। आपसे मांगा है MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम ए MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब होता है इसका MCI का या फिर इंस्टीट्यूशन। फिर एनरोलमेंट आपका होना चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI या स्टेट रजिस्टर मेडिकल काउंसिल में। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, ग्रुप ए की है। सेम आपका इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो है। ठीक है, 15 पोस्ट है इसमें, उसमें से 2 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 6 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है और 5 अनरिजर्व के लिए है। फिर 40 साल की एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है MD या MS इन आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बाय CCIM। ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो भी है। फिर एनरोलमेंट आपका होना चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM या स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा या ISM। ठीक है, फिर ये आपकी चीज़ें हो गई। अब आगे बात करें आपकी ग्रुप बी की पोस्ट की, तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, ग्रुप बी की पोजीशन है। पे लेवल मैट्रिक्स में 7 है इसका और प्री रिवाइज पे बैंड 2 वगैरह है। इसमें आपका जो रुपीज़ रहेगा 9300 से 34,800 तक, प्लस ग्रेड पे आपका 4600 है। फिर 4 पोस्ट वैकेंसी है इसमें, 1 SC के लिए, उसमें से 1 EWS के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए। 30 साल एज लिमिट है। M फार्मा यानी कि फार्माकोलॉजी मांगी है, M फार्मा फार्म बोलो या जो भी है, आयुर्वेदा में मांगी है, और MSc मांगी है मेडिसिन प्लांट। तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसमें स्पेशलाइजेशन मांगी है फार्माकोलॉजी में, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपकी PG के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। फिर नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, ग्रुप बी की पोजीशन से सेम पे मैट्रिक्स से आपका 14 इसमें पोस्ट है, वैकेंसी है। उसमें से 1 SC के लिए, 1 ST के लिए, 4 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 7 अनरिजर्व के लिए है। 30 एज लिमिट है। BSc नर्सिंग मांगी है या फिर डिप्लोमा मांगा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टीचिंग का या रिसर्च का हॉस्पिटल में। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। नेक्स्ट है असिस्टेंट, ग्रुप बी की पोजीशन, और इसमें पे लेवल इसका 6 है मैट्रिक्स, और प्री रिवाइज में 9300 से लेकर 34,800 तक, प्लस आपका ग्रेड पे रहेगा 4200। ठीक है, 13 इसमें वैकेंसी है। 1 SC है और 1 SC के लिए है, 3 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है और 8 अनरिजर्व के लिए। और आपकी एज लिमिट है 30 साल। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, कोई सी भी डिग्री हो वो इन्होंने मांगी है। प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर में, बस इतना ही मांगा है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेटर की पोस्ट पर आते हैं। इसमें हिंदी असिस्टेंट है इसका जो नाम है पोस्ट का, ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट। फिर ग्रुप बी की है और पे लेवल इसका 6 है, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी इसमें रहती है। फिर पे बैंड इसका 2 है। प्री रिवाइज की बात हो रही है 9300 से 34,800 तक, और ग्रेड पे आपका 4200 है। 2 पोस्ट है यानी वैकेंसी, इसमें से 1 अनरिजर्व के लिए और एक है OBC के लिए। एज लिमिट 30 साल है। मास्टर
मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो आपने हिंदी में अपनी मास्टर डिग्री करी हो, उसी के साथ जो इंग्लिश है आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपके डिग्री लेवल पर। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके लिए आपको एक और ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है, सब देखेंगे, उनमें से एक आपके पास कंपलसरीली होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी आपका उसमें एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपकी डिग्री लेवल पर। थर्ड की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी या इंग्लिश के अलावा, और हिंदी आपका मीडियम एंड इंग्लिश आपका एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, यानी हिंदी मीडियम में अपनी जो मास्टर डिग्री करी हो, ठीक है, और हिंदी मीडियम में करी हो, ठीक। फिर उसके बाद जो इंग्लिश है वो आपका कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपके डिग्री लेवल पर। फोर्थ की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी या इंग्लिश के अलावा, और इंग्लिश मीडियम आपका हो, ठीक है, मास्टर डिग्री का। फिर उसी के साथ हिंदी आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपका हिंदी ही एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपके डिग्री लेवल पर, ठीक है। फिर जो लास्ट है आपका जो ऑप्शन वो है 5वां, और वो है कि मास्टर डिग्री आपने करी हो किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश के अलावा विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, और इधर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो इसमें ये कह रहा है कि आपने हिंदी इंग्लिश के अलावा अपनी मास्टर डिग्री करी हो, ठीक है, मतलब आपका डिसिप्लिन जो रहा हो हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई सा भी रहा हो, साथ में हिंदी और इंग्लिश आपने एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो, और इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में, ठीक है, आपका जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। साथ में अगर मान लीजिए आपका हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, अगर इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो हिंदी आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो आपके डिग्री लेवल पर, ठीक है। फिर ये जो एंड करके लिखा है, इनमें से अगर ये जो 5 आपके ऑप्शन है इनमें से एक आपके पास होना जरूरी है, साथ में आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा भी होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, और या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो या ऑफिस में हो या इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आपने किसी गवर्नमेंट की बॉडी में ही ट्रांसलेशन का काम किया है 2 साल तक, या फिर अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, डिप्लोमा या फिर ट्रांसलेशन का आपके पास एक्सपीरियंस है, उनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपकी डिटेल हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी की पोजीशन है। पे लेवल मैट्रिक्स की बात करें 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की सैलरी का उसमें सिस्टम बैठेगा। फिर पे बैंड आपका क्या है 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे आपका क्या है 4200। 15 इसमें टोटल आपकी वैकेंसी है, उसमें से 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, 3 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 7 अनरिजर्व के लिए है। 35 साल इसमें एज लिमिट है। बैचलर की डिग्री मांगी है इसमें मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की विद 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इस पोस्ट के लिए। ये हो गई आपकी ग्रुप बी की पोजीशन के बारे में डिटेल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ग्रुप सी की बात करते हैं। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री में ग्रुप सी की पोजीशन है, मैट्रिक्स इसका लेवल 6 है। प्री रिवाइज की बात करें तो 2 पे बैंड है 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे इसमें 4200 है। 5 इसमें वैकेंसी है, 1 ST के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 30 साल एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है इसमें आपसे केमिस्ट्री में, और M फार्मा मांगा है, आयुर्वेदिक क्वालिटी कंट्रोल या MSc मांगी है मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी ग्रुप सी की, सेम आपका इसमें सैलरी का सिस्टम है। 5 ही वैकेंसी है इसमें, और 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 30 साल एज लिमिट है। सिंपल इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है बॉटनी में या MSc मांगी है मेडिसिनल प्लांट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी की बात करें ग्रुप सी की, और सेम आपका इसमें पे मैट्रिक्स है। 1 अनरिजर्व के लिए इसमें वैकेंसी है। 30 साल एज लिमिट है। M फार्माकोलॉजी में मांगा है, M फार्म आयुर्वेदिक या MSc मेडिसिनल प्लांट, इनमें से कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसमें जो स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए आपके फार्माकोलॉजी में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट किया हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप सी की पोजीशन, पे लेवल 6 है। सेम आपका सैलरी का सिस्टम है। 1 अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। 30 एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है केमिस्ट्री में, साथ में स्पेशलाइजेशन मांगा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ये आपकी पोस्ट की डिटेल हो गई। नेक्स्ट है आपका रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी की, पे लेवल इसका मैट्रिक्स में 5 है, और प्री रिवाइज की बात करें तो पे बैंड 1 और 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 250 का है। 1 OBC की वैकेंसी है इसमें। 30 एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है इसमें बॉटनी में या मेडिसिनल प्लांट में फार्माकोग्नोसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी, लेवल इसमें 5 है। सेम आपका सैलरी का सिस्टम है जो मैंने ऊपर बताया। 1 इसमें अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। 30 साल एज लिमिट है। M फार्मा मांगी है फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्वालिटी अश्योरेंस आयुर्वेदा में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की आपकी ग्रेड 1 ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 6 है, ठीक है। प्री रिवाइज की बात करें तो पे बैंड 2 और 9300 से 34,800 प्लस 4200 का ग्रेड पे। फिर है 10 इसमें वैकेंसी, 1 SC के लिए, 2 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 6 अनरिजर्व के लिए। 30 साल एज लिमिट है। 10th पास मांगा है इक्विवेलेंट, ठीक है। बस इसमें 10th पास ही मांगा है, 12th नहीं मांगा। जनरली स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास मांगते हैं, ठीक है। और आपको इसमें स्टेनोग्राफी डेफिनेटली आनी चाहिए, फॉर श्योर आनी चाहिए।
इसमें क्या मांगा है क्राइटेरिया कि 120 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइप राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे स्टेनोग्राफर का जूनियर के रूप में, मतलब जूनियर स्टेनोग्राफर आप रहे हो किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में या किसी फर्म में जो कि रेप्यूटेड हो। ठीक है, ये आपकी असेंशियल वाली क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल में डिग्री मांगी है और एक्सपीरियंस इन अटेंडिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा मांगा है, जो कि कंपलसरी नहीं है, तो आप असेंशियल पर ध्यान दीजिए। अब है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी। इसमें जो पे मैट्रिक्स है लेवल 6 है और सेम ऊपर की तरह ही है जो मैंने अभी बताया है, फिर स्टेनोग्राफर का जो बताया उसी की तरह है। फिर 2 इसमें वैकेंसी है और एक ओबीसी के लिए एक अनरिजर्व के लिए। 30 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री मांगी है आपसे स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, और उसी के साथ स्टैटिस्टिक्स आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो या फिर ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो आप विद स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। तो ये आपसे इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैट्स में या फिर मैथमेटिक्स में, और अगर आपने मैथमेटिक्स में करी है मास्टर की डिग्री तो उसके साथ आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स के साथ या मैथमेटिक्स के साथ, और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो विद 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है ग्रेजुएशन के केस में। ठीक है, इन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, समझ गया आप। अब आगे बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की यूडीसी की ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल इसका पे मैट्रिक्स का कितना है 4। प्री रिवाइज की बात करें तो पेमेंट इसमें बोल रहे हैं 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 का है। 39 टोटल इसमें आपकी वैकेंसी है, उसमें से 6 आपकी अनरिजर्व के लिए है इंक्लूडिंग, मतलब इसमें से 2 जो है बैकलॉग की है। फिर 2 एसटी की वैकेंसी है, 10 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए और 17 अनरिजर्व के लिए। 27 साल लिमिटेड डिग्री मांगी है सिर्फ आपसे किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी की वैकेंसी। जूनियर स्टेनोग्राफर जो पे लेवल इसका है 4। प्री रिवाइज पे बैंड है इसमें 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे है 2400 का। फिर है 14 इसमें वैकेंसी टोटल, और 2 इसमें एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 7 अनरिजर्व के लिए। 27 साल लिमिट है। इसमें आपसे 10th मांगी है ओनली। एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड एट 100 वर्ड पर मिनट एंड टाइप राइटिंग आपकी कितनी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये हो गई। फिर आपकी डिजायरेबल है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं एलडीसी की पोजीशन पर, लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की है, और बात करें इसकी पे लेवल मैट्रिक्स की तो 19,900 से 63,200 के बीच में। प्री रिवाइज पे बैंड इसका 4200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे इसमें 1900 का है। फिर 37 उसमें टोटल वैकेंसी है, उसमें से 7 एससी के लिए है, 3 एसटी के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 4 अनरिजर्व के लिए, 14 यानी 14 अनरिजर्व के लिए है। उसमें अब इनमें से जो 3 है ना, जो एससी की 7 है उसमें भी 3 जो है बैकलॉग में है एससी की, और एक जो आपकी एक जो एसटी की पोजीशन है यानी वैकेंसी है वो बैकलॉग में है इन 3 वैकेंसी में से। ठीक है, समझ गए आप, कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। फिर इसमें 27 साल एज लिमिट है। 12th इसमें आपसे मांगी है, और साथ में स्किल टेस्ट के जो कंप्यूटर पर नॉर्म्स होते हैं उसमें क्या इन्होंने मांगा है कि इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 30 मिनट। ठीक है, बाकी इसमें 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर का, या फिर 9,000 की, सॉरी ये इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश हाँ इंग्लिश का है ये कि 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, और जो हिंदी का है उसमें 9,000 की डिप्रेशन पर आवर आपका होनी चाहिए। तो एवरेज आपका 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 5 आपकी प्रेस करेंगे उसका ये एक वर्ड मानेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका चीज़ें हैं। फिर फार्मासिस्ट की बात करें ग्रेड 1 की ग्रुप सी की पोजीशन, पे लेवल इसमें मैट्रिक्स का 5 है, और पे बैंड प्री रिवाइज की बात करें तो 4200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2800 का है, और 12 टोटल में वैकेंसी है, उसमें से 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। और बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग अच्छा 2 एसटी की जो वैकेंसी है दोनों के दोनों क्या है बैकलॉग में है। 3 ओबीसी की वैकेंसी है इसमें से, और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 5 अनरिजर्व के लिए। 27 साल लिमिट है। फार्मेसी में आपसे डिप्लोमा मांगा है या डी फार्मा आयुर्वेदा में मांगा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या बी फार्मा आयुर्वेदिक का। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसकी डिटेल। नेक्स्ट है ऑफ साइट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी की पोजीशन, पे लेवल 5 है। ऊपर की तरह है टोटल इसमें, मतलब कि सारी की सारी आपकी जो सैलरी से रिलेटेड चीज़ें सेम है ऊपर की तरह। एक अनरिजर्व की वैकेंसी है। 30 साल की एज लिमिट है। 10th मांगी आपसे, सर्टिफिकेट मांगा है सर्टिफिकेट मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग मशीन होती है ना उसकी आपको ऑपरेशन और मेंटेनेंस आनी चाहिए। साथ में 3 साल का 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है सेम आपके किसमें डिसिप्लिन में, यानी कि जो आपका ये प्रिंटिंग मशीन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपसे क्या मांगा है एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। फिर बेसिक नॉलेज आपको मशीन की होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस की। अब आते हैं लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी, पे मैट्रिक्स इसका कितना है 2 है, और पेमेंट की बात करें प्री रिवाइज की 5200 से 20,200 के बीच में प्लस 1900 इसका ग्रेड पे है। एक इसमें वैकेंसी 27 साल लिमिटेड, या और आपकी 12th इसमें होनी चाहिए साइंस के साथ, और लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेट भी इसमें आपसे मांगा है। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी की बात करें तो इसमें जो आपका पे मैट्रिक्स है वो 5 है, 29,200 से लेकर 92,100 तक। प्री रिवाइज की बात करें तो पे बैंड 1 है, 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे कितना है 2800। एक वैकेंसी है एससी के लिए, 28 साल एज लिमिटेड। 12th मांगी है साइंस से, और डीएमएलटी का आपसे क्या मांगा है डिप्लोमा ही मांगा है एमएलटी का, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। अब ये चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशन, पे लेवल मैट्रिक्स में इसका 2 है। प्री रिवाइज पेमेंट की बात करें तो सेम ऊपर की तरह है, बट ग्रेड पे इसका 1900 है। 9 इसमें टोटल वैकेंसी है, उसमें से 2 एससी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 5 अनरिजर्व के लिए। 27 साल लिमिटेड। 12th मांगी है साइंस में, और वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 1 साल का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंचार्ज की पोजीशन। पे लेवल मैट्रिक्स में 5 है। पे बैंड की बात करें सेम ऊपर की तरह है। ग्रेड पे इसमें 2800 है। एक इसमें वैकेंसी 30 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगी आपसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। केयर टेकिंग, वॉच एंड वार्ड वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग में या इंस्टीट्यूशन में जो कि रेप्यूटेड हो। नोट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है इन द केस ऑफ डिमोबिलाइज्ड आर्मी पर्सनल इफ अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो आर्मी पर्सन, डिमोबिलाइज आर्मी पर्सन अगर कोई है तो उनको जो है थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी, इसकी पोजीशन है और पे लेवल मैट्रिक्स में 2 है। प्री रिवाइज पेमेंट की बात करें तो सेम है ऊपर की तरह ही और 1900 ग्रेड पे है। 5 वैकेंसी है, उसमें से एक ओबीसी के लिए, 4 अनरिजर्व के लिए, 27 साल एज लिमिट है। 10th मांगी है इसमें और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है और वो लाइट व्हीकल का होना चाहिए। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन द लाइन, मतलब सेम लाइन में ड्राइवरी की। मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये पोजीशन है और उसमें भी ये सब पोजीशन मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 और तक है। और पेमेंट की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे इसमें 1800 है। MTS फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट है, वैकेंसी है। MTS पंचकर्मा अटेंडेंट की 26 वैकेंसी है। MTS फार्मेसी अटेंडेंट की 5 वैकेंसी है। MTS ड्रेसर की 6 वैकेंसी है। MTS कुक की 3 है। MTS वार्ड बॉय की 33 वैकेंसी है। MTS वार्ड आया की 31 वैकेंसी है। MTS एनिमल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। MTS मशीन रूम अटेंडेंट की भी 1 वैकेंसी, टोटल 107 इसमें वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लियर। फिर है 27 साल एज लिमिट। बात करें इसमें कि क्या आपसे इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। फॉर डिसिप्लिन ऑफ MTS पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 26, जैसा कि अभी हमने देखा, तो सब पैरा A21। अब इसकी देख लेते हैं क्या क्या आपकी पोजीशन है। तो सभी में आपसे इन्होंने ITI मांगी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और वो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए और रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होना चाहिए। जैसे आपकी MTS फील्ड अटेंडेंट की है पोस्ट MTS की, तो इसी में आपकी ITI भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेम चीज़ें लिखी गई हैं इसमें इन्होंने और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। आपके जो रेलिवेंट डिसिप्लिन है उसमें होना चाहिए, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। तो ये चीज़ हो गई ग्रुप सी की, है ना। तो अब इसे डिटेल तो हो चुकी है। फिर ये इसमें एक और चीज़ कुछ दे रखी है क्या, 1 मिनट, 107 यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। फिर अच्छा, इसमें इसकी तो रह गई। ठीक है, तो जे भी है इसमें, हमने इसमें बात करी है, ये आई तक हो गया। अब जे में ये जो वैकेंसी ग्रुप सी की MTS की है, इसमें कोई स्पेसिफिकली फील्ड नहीं मांगा इन्होंने। ठीक है, और सेम इसमें सैलरी का सिस्टम है। 72 इसमें वैकेंसी है और जो कंबाइंड रिजर्वेशन फॉर 179 MTS पोस्ट, तो इसमें से 20 वैकेंसी जो SC के लिए है, 12 ST के लिए है, 48 OBC के लिए है, 16 EWS के लिए, 83 किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए है। और जो 2 ST की वैकेंसी है जो आपकी 12 ST की वैकेंसी है उसमें से 2 आपकी बैकलॉग में है और जो 48 OBC की वैकेंसी है उसमें से 10 बैकलॉग में है। सेम एज लिमिट है। इसमें आपसे 10th मांगी है या इक्वलेंट कोई क्वालिफिकेशन मांगी है। ठीक है, इसमें कोई डिसिप्लिन, मतलब आपका जो ITI का सिस्टम है वो नहीं है, इसमें सिर्फ आपसे 10th मांगा है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। सारी क्वालिफिकेशन हमने सबकी बात कर ली है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे और इसमें कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर, तो मैंने आपको बता ही दिया है स्किल टेस्ट के बारे में। आपके जो नॉर्म इन्होंने रखे हुए हैं, जो स्पीड इन्होंने रखे हुए मैंने बता दी है। और द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 सीनियर स्टेनोग्राफर और ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर जूनियर विल बी थ्रू ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन। तो CBT एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें आपका होगा, विच विल बी फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और आपकी जो हाईएस्ट जो आपके नंबर होंगे उसके बेस पर आपकी रैंकिंग होगी। ठीक है, और 1:10 का रेशियो रहेगा, यानी एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और कैंडिडेट हैविंग स्कोर्ड इक्वलेंट मार्क्स विद द लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो जो सेम नंबर वालों कैंडिडेट को भी ये इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सेम रेशियो विल बी फॉलोड इन द केस ऑफ रिजर्व वैकेंसी। रिजर्व वैकेंसी के लिए भी सेम क्या रहने वाला है, रेशियो रहने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें क्या कि द कंसर्न कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट, वेन्यू एटसेट्रा फॉर स्किल टेस्ट सेपरेटली। तो जो कैंडिडेट है उनको बता दिया जाएगा, स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सेपरेटली सबको बताया जाएगा। स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्ट इन द स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट। तो 10 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी और इंग्लिश से हिंदी का आपका टेस्ट होगा जिसमें भी आप जानते हैं स्टेनोग्राफी। फिर एज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट, जैसे मैं आपको बोली दिया है। और 120 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की टेस्ट दे रहे हैं और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की टेस्ट दे रहे हैं तो 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन जो करना है वो कंप्यूटर पर करना है, ट्रांसक्राइब करना है और इसके लिए इन्होंने टाइम अलॉट करा है वो इस तरह से है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो 40 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है और कंपनसेटरी टाइम यानी PWD कैंडिडेट को 55 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 हिंदी में दे रहे हैं तो 55 मिनट दिए जाएंगे, PWD कैंडिडेट को 75 दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर 2 इंग्लिश में दे रहे हैं आप टेस्ट तो 50 मिनट दिए जाएंगे और PWD कैंडिडेट को 70 मिनट दिए जाएंगे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी में दे रहे हैं तो 65 मिनट आपको दिए जाएंगे और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे अगर आप PWD कैंडिडेट हैं। तो ये जो आपका टेस्ट है स्किल टेस्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। ठीक है, और इसमें कोई मिनिमम कोटा वगैरह नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है। द कैंडिडेट चूज इधर इंग्लिश और हिंदी मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। तो उनमें से मैंने आपको बोला जैसा कि
कि आपको एक लैंग्वेज टेस्ट एक जो है लैंग्वेज चूज़ करनी है आपकी टेस्ट की, ठीक है। फिर ये चीज़ें ओके सेम है, तो कुछ चीज़ नहीं है। ए सिंगल आंसर बुकलेट कंटेनिंग सफिशिएंट पेजेस विल बी सप्लाइड टू द, ठीक है ओके। आगे बात करते हैं सीधा, ये आपकी मिस्टेक हाफ मिस्टेक वगैरह है, आपको खुद पढ़ना चाहिए, आपको क्योंकि आना चाहिए कि कैसे चीज़ें होनी है। तो अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, बट मेरे आपको यही रहेगा कि आप खुद पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ें, और उसमें भी क्या रहेगा कि आपको मिस्टेक्स का अच्छे से पता होगा जब आप टेस्ट देंगे ना, तो ये चीज़ें सही रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यूडीसी की, तो इसमें आपका सीबीटी होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। However, selected and appointed candidate are expected to possess और obtain बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, और टेस्ट आपको क्वालिफाई डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें एलडीसी की, तो इसमें भी सीबीटी होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, बेस्ड ऑन रैंक हाईएस्ट ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन अमंग द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आपको देखो कट ऑफ में मार्क्स लाने हैं, अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, तब आपकी रैंकिंग इसमें आएगी। सेम रेशियो 1:2 है वैकेंसी और कैंडिडेट का, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें स्किल टेस्ट पर है, तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है ये कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, और मैंने बताई दिया कितनी स्पीड मांगी है, 35 मांगी है इंग्लिश के लिए, 30 मांगी है हिंदी के लिए, ठीक है। 10 मिनट का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। और अगर आप क्या है विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो उनको जो है 40 मिनट नहीं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द कैंडिडेट कैन चूज़ इधर हिंदी या इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। तो आपको इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है टेस्ट के लिए। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या की डिप्रेशन का सिस्टम इन्होंने रखा है। क्वालिफाइंग इन नेचर है ये टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट, ट्रांसलेटर के लिए है ये। तो अच्छा ठीक है, तो सब में सीबीटी तो देखो होगा ही होगा, उसके बाद आपका क्या होगा ये हिंदी ट्रांसलेटर का काम होगा। फिर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन सीबीटी कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 आएंगे सीबीटी में। और बात करें आगे, तो आपको एक सही आंसर में चूज़ करना है। दिस विल बी ऑनलाइन सिमिलर टू अदर पोस्ट, सभी की तरह सेम होने वाला है। पार्ट 3 क्या होगा आपका कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। ए सिंगल आंसर बुकलेट कंटेनिंग सफिशिएंट पेजेस फॉर बोथ ट्रांसलेशन विल बी सप्लाइड टू द कैंडिडेट। तो इसमें आपका पार्ट 3 में क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए, सबको एक ही पेजेस की मतलब सफिशिएंट पेजेस की ये बुकलेट बांटेंगे, ये कह रहे हैं, जनरल चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है। द सेम विल बी स्कैन एंड अपलोडेड बाय द इवैल्यूएशन बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थ्रू डिजिटल इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन कंप्यूटर अनलाइक कन्वेंशनल इवैल्यूएशन एंड मार्किंग। तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी वो नहीं है, बस हमारे लिए ज़रूरी है कि सीबीटी है, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ रहा है, और आपका जो टेस्ट है वो ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा पार्ट 3 में, ठीक है। आगे बात करें कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसएससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द ग्रुप ए बी सी पोस्ट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो इसमें कह रहा है जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, साथ में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है, और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको देनी है एग्जामिनेशन की फीस, ठीक है। रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 साल का एससी को मिलेगा, 3 साल को ओबीसी को मिलेगा, 10 साल का पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को मिलेगा, 13 साल का पीडब्ल्यूडी ओबीसी को मिलेगा, 15 साल का एसएसटी पीडब्ल्यूडी को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी। फिर रिजर्व कैटेगरी को अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट क्या करना है, सबमिट करना है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया हो। आगे बात करें एज रिलैक्सेशन, आपको आपकी कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। अब और चलते हैं आगे, ठीक है। सेम चीज़ें दे रखी हैं कि हर एक कैटेगरी के लिए उनका जो रेस्पेक्टिव परफॉर्मर है उसके वही आपको देना है ना। फिर आगे बात करते हैं, तो ओके नाउ एज रिलैक्सेशन पर आ गए। सिलेक्शन प्रोसीजर तो मैंने वैसे बता ही दिया है, बट इसमें थोड़ा पोस्ट वाइज अलग है और डिटेल से, तो वो देख लेते हैं। सिलेक्शन फॉर ऑल ग्रुप्स ए, जो भी ग्रुप ए की पोस्ट है उनका सीबीटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। सीबीटी विल कंप्राइज 70 मार्क्स, ठीक है, एंड इंटरव्यू विल कंप्राइज 30 मार्क्स। तो सीबीटी 70 मार्क का है और जो आपका इंटरव्यू है वो 30 मार्क का है। इन केस ऑफ ऑल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सीबीटी कंप्राइजिंग 100 मार्क्स। तो जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट है उनके 100 मार्क का सीबीटी होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड सब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइकली क्वेश्चन टू बी फ्रेम्ड आर गिवन बिलो एट पैरा 4.7। तो ये नीचे दी गई है, वो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश या हिंदी में। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की। और हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमटीएस के लिए इन्होंने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। फिर आगे बात करें तो इसमें वही लिखा है कि जब आप सेटिस्फाइड हो तभी उसका आंसर दें, और चीज़ें वो है, ठीक है। टाई ब्रेकर है तो इसमें एज के अकॉर्डिंग होता है, आपको पता ही होगा। फिर इंटरव्यू रेशियो है इसमें कि इन केस ऑफ ग्रुप ए द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सीबीटी 70 मार्क 30 मार्क मैंने बता दिया, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट जो भी आप ऑब्टेन करेंगे मार्क उस पर आपकी रैंकिंग होगी। फिर आगे क्या कह रहा है ये, वही है, यही कह रहा है कि मतलब जो इसमें कैंडिडेट है ना उनकी संख्या घटती जाएगी, एक वैकेंसी के लिए, एक वैकेंसी के लिए 5, फिर एक वैकेंसी के लिए 4, फिर एक वैकेंसी के लिए 3। तो इस तरह से करने वाले हैं शॉर्टलिस्ट। कैंडिडेट हैविंग स्कोर इक्वलेंट, जो भी आप इक्वल मार्क्स अगर ऑब्टेन करेंगे तो उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए। इतना बड़ा कोई कंसर्न इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए सेपरेटली आपको क्या कम्युनिकेट आपसे करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मेथड भी अपनाने वाले हैं जो कि बहुत खतरनाक होता है। और आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस पोस्ट वाइज, ठीक है। तो अगर मैंने इसे डिस्कस किया तो ऑब्वियसली जो आपकी ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, मेरा कोई पर्सनल इसमें क्या है, कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। तो इसमें आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको इसमें पता होगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सा आपका जो क्या है सेक्शन
मतलब आपको जो कौन सा सेक्शन कमज़ोर है जिसमें आपको काम करना है वो आपको इससे पता चलेगा। ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है, आप डिटेल से देखिए, तसल्ली से देखिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो, ठीक है, 99% नहीं 100% हो, तभी आपका इसमें सिलेक्शन पॉसिबल है। तो हम सीधा फीस पर आ जाते हैं। और अगर आपको इसमें चाहिए कि मैं डिस्कस करूँ सिलेबस, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि डिस्कस कर लो यार, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ग्रुप ए पोस्ट की बात करें तो इसमें जो फ़ीस है वो है 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, और एग्जामिनेशन फ़ीस इन्होंने कुछ भी नहीं रखी है। अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट को 1000 रुपये देनी है, तो पता नहीं क्या इन्होंने करा है, तो 1000 रुपये देनी है, बस इतना है, ठीक है। फिर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 500 रुपये की फ़ीस देनी है जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी है, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 200 रुपये की फ़ीस देनी है जो आपका क्या है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट है। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीटली हमने देख लिया, पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा, किसी थर्ड पर्सन द्वारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़िए, अपना जो भी डाउट है वहाँ पर लाइए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ला सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी, गाइडेंस के रिलेटेड भी, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और अच्छा लगता है आपको मेरा चैनल और उसमें जो आई वीडियो उसमें जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, आपके काम के होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।